हमारी हो चुकी है स्टार्ट। लेट मी चेक। यस, रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड्स के बारे में। तो मेथड्स, जैसे मैंने आपको बताया, इट रिप्रेजेंट फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है? दुनिया में हर चीज ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया। और जो भी आप बेसिकली सी शार्प या डॉट नेट में काम करते हो, वो एक ऑब्जेक्ट बनाकर ही करते हो। जैसे मैंने कल आपको दिखाया था कि भाई आपने एक क्लास बनाई, लेकिन इस क्लास की कोई भी फंक्शनैलिटी अगर आपको यूज करनी थी, तो आपने उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और तब यूज किया। बेसिकली इसीलिए इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के बेस पे ही हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। किसी भी क्लास की कोई भी चीज एक्सेस करनी होगी, हमें उस क्लास का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एंड देन वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, फंक्शन या वेरिएबल एक्सेसिबल होगा। और हम पढ़ रहे हैं अभी स्पेसिफिक मेथड्स के बारे में। तो मेथड्स की पहली डेफिनेशन क्या है? इट रिप्रेजेंट द फंक्शनैलिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कार, कार नाम की क्लास है, तो उसके तीन फंक्शनैलिटी हमने डिस्कस की थी। सबसे कॉमन एक्सिलरेटर, सेकंड ब्रेक, एंड थर्ड क्लच। क्लच। ये तीन तो सबसे बेसिक है, हर कार में होती है। तो ये चीज हमने डिस्कस की थी। अब इससे पहले कि मैं ये पूरा एग्जांपल करके दिखाऊं आपको, पहले जान लेते हैं किस किस तरीके के मेथड्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। या फिर टाइप से भी पहले सिंटैक्स जान लेते हैं इनका। सिंटैक्स बड़ा सिंपल होता है। मेथड और प्रॉपर्टी दोनों का लगभग सिमिलर सिमिलर सा सिंटैक्स होता है। यस सर। क्या है? पहले एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद रिटर्न टाइप। ऐसे डैश डैश लगा देता हूँ, इससे डैश खाली नाम के लिए है, डैश एक्चुअली यूज नहीं होता, लेकिन डैश इसलिए बता दे रहा हूँ जिससे कि डिफरेंस पता लग जाए। उसके बाद मेथड नेम, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेथड फंक्शनल, मेथड बॉडी, कि जो भी मेथड का काम करवाना है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इसको अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें एक्चुअल में कैसे करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर मतलब कुछ भी हो सकता है, पब्लिक, प्राइवेट, कुछ भी। फिलहाल के लिए मैं पब्लिक लगा रहा हूं। रिटर्न टाइप का मतलब कुछ भी रिटर्न टाइप हो सकता है, इंटीजर, स्ट्रिंग, एरे, कुछ भी। किसी भी तरह का डाटा टाइप को हम रिटर्न करा सकते हैं। फिलहाल एक सिंपल सा लेता हूं, वाइड। वाइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं। ये वाइड भी एक रिटर्न टाइप है। इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई वाइड कोई रिटर्न टाइप होता है या नहीं होता, तो आप बोलोगे वाइड भी एक रिटर्न टाइप है। तो पूछेंगे क्या रिटर्न करता है, तो आप बोलोगे कुछ भी रिटर्न नहीं करता। इट्स अ रिटर्न टाइप बट इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। मेथड का नाम वो आपके हाथ में है, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग के भगवान हो, तो आप जो चाहोगे वो नाम दे सकते हो। अब यहां पे जो भी बॉडी आपको बनानी है, जो भी फंक्शनैलिटी करनी है, अपनी फंक्शनैलिटी अंदर लिख दोगे आप। सिंपल सा ये मेथड की सिंटैक्स है। एक्चुअली में इस ब्रैकेट में पैरामीटर्स भी होते हैं। पैरामीटर्स अभी दिखाऊंगा ये सब। ये जो पहला मेथड मैंने बनाया है, इसे क्या काम करते हैं, यहां पे बनाते हैं एक दूसरी क्लास में। काम वही करना है, राइट क्लिक, ऐड क्लास। कोई भी काम हम अब क्लास बना के ही करेंगे। मेथड एग्जांपल कर पढ़ रहे हैं हम, पब्लिक बना लेते हैं जिससे बाहर आराम से एक्सेस कर पाए। तो सबसे पहला मेथड अभी जो मैंने आपको बना के दिखाया, इसे बोलते हैं डिफॉल्ट मेथड विद वाइड टाइप, वाइड रिटर्न टाइप। डिफॉल्ट मेथड वो मेथड होते हैं जिनके पास कोई भी पैरामीटर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, पब्लिक वाइड टेस्ट मेथड, ये बना दिया मैंने। ये है हमारा एक डिफॉल्ट मेथड। आई एम अ टेस्ट मेथड एंड आई एम अ डिफॉल्ट मेथड।
तो ये एक डिफॉल्ट मेथड होता है, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होते। जिसके अंदर कोई पैरामीटर ना हो उन्हें डिफॉल्ट बोल देते हैं, डिफॉल्ट मेथड की बिना पैरामीटर का मेथड है, या फिर पैरामीटर लेस मेथड बोल दो आप इसे। ठीक है। आप लेकिन ये इसको सबको ना अपना रियल लाइफ से कंपेयर करके देखो। मेथड मतलब फंक्शनैलिटी है, तो ये वाली फंक्शनैलिटी कब काम आती है कि जैसे इसमें आप कुछ काम करवा रहे हो, ना तो कुछ रिटर्न टाइप मिल रहा है। रिटर्न टाइप मतलब कि ना ही कुछ ये मेथड आपको दे रहा है, ना ही आप इसको कुछ दे रहे हो, बस ये एक काम पर्टिकुलर कर देगा। जैसे अपने घर के अंदर जनरली हम क्या बोलते हैं, जैसे कि अपने भाई को आपने बोला कि भाई बिस्तर को सही कर दे, कि भाई जो बिस्तर खराब पड़ा है ना इसे सही लगा दे। तो अब ना तो आपने भाई को पैसे दिए, ना ही भाई ने उसके बदला में आपको कोई सामान दिया, लेकिन एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म हुई। भाई ने क्या किया, एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म की, उसने बिस्तर जो खराब लिखा लगा था उसे सही लगा दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? कि बताओ तनुश्री। यस आ रही है राइट? कि इसमें ऐसे मेथड जिसमें कि ना आप कुछ देते हो, ना ही मेथड कुछ रिटर्न करता है, लेकिन काम हो हेलो। जाता है। हाँ जी तनुश्री, आवाज आ रही है? आई कैन नॉट हियर यू, कैन यू हियर मी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही तनुश्री, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अनम्यूट होकर बोलो। हेलो। हाँ जी तनुश्री, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था बीच में। अच्छा कोई बात नहीं। तो मैं आपको क्या कह रहा था कि ये डिफॉल्ट मेथड होते हैं, ऐसे मेथड कि जिसमें आप कुछ दे नहीं रहे। पैरामीटर हम नॉर्मली मेथड में पैरामीटर भी पास करते हैं, बट यहां पे आप कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे, ना ही ये मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है, सिर्फ कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है अंदर। ठीक उसी तरह से जैसे आपने अपने भाई को बोला कि जाके बिस्तर लगा दे, तो ना तो आपने उस काम के उसे पैसे दिए, ना ही उसने कोई सामान आपको दिया, उसने एक एक्शन परफॉर्म कर लिया। तो इस तरह के मेथड को डिफॉल्ट मेथड कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। चलो, अब अगला मेथड, अगला टाइप क्या है? मेथड विथ पैरामीटर। तो जैसे एक सिंपल बनाते हैं सम का मेथड। इसमें हमने दो पैरामीटर लिए, पैरामीटर भी किसी भी तरह के हो सकते हैं। जैसे मैंने लिया एक को इंटीजर, दोनों इंटीजर टाइप के ले लिए मैंने, पर जरूरी नहीं है कि दोनों इंटीजर हो, इंटीजर स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा मेथड क्या लिया मैंने, दूसरा मेथड बनाया मेथड विद पैरामीटर्स। कितने भी पैरामीटर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 10 50 100। हालांकि 10 मतलब 5 6 से ज्यादा हम बनाते नहीं है, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे मेथड जिसके अंदर पैरामीटर हो उसे कहते हैं मेथड विद पैरामीटर। अब देखो इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब कोई भी बंदा इस सम को कॉल करेगा, दो नंबर पास करेगा, और यहां पे उन दोनों नंबर का मैं सम करूंगा और रिजल्ट में को प्रिंट कर दूंगा। ये नंबर पास कैसे होगा, उसका तरीका वही है जो लास्ट क्लास में बताया था। दिखाता हूं। कोई भी काम करना होगा पड़ोसी के लिए तो पड़ोसी की इजाजत लेनी पड़ेगी। तो यहां पे हमारा पड़ोसी है मेथड एग्जाम्पल, पहले से सेव कर लेते हैं। पड़ोसी का नाम है हमारे मेथड एग्जाम्पल। उसकी इजाजत लेने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बना दिया, पहला मेथड कॉल करूंगा। अब उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से टेस्ट मेथड को कॉल करूंगा। तो कोई पैरामीटर ही पास नहीं करना, कोई अंदर वैल्यू नहीं देनी, क्योंकि
उस मेथड में हमने बोला है भाई कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं है, बस ये काम कर देगा, आपको कोई अलग से पैरामीटर नहीं देना। लेकिन जो दूसरा मेथड है उसमें पैरामीटर की जरूरत है। इसमें क्या है, एक नंबर 1 चाहिए, एक नंबर 2 चाहिए। किस तरह का पैरामीटर चाहिए? इंटीजर टाइप का पैरामीटर चाहिए। अब अगर इंटीजर टाइप का पैरामीटर चाहिए तो मेथड x डॉट सम कॉल करो और दो इंटीजर, ये देखो एरर देगा। जब तक आप पैरामीटर पास नहीं करोगे तब तक एरर देगा। क्यों? क्योंकि आपने बोला है यहाँ पे कि भाई जब मुझे कॉल करियो तो दो पैरामीटर दियो, अगर तू नहीं देगा तो मैं भड़क जाऊंगा, मैं एरर दे दूंगा। तो इसने नहीं दिया तो देखो नीचे रेड लाइन आ रही है, ये एरर दे रहा है। अब जैसे ही आप पैरामीटर पास करोगे एरर हो जाएगी गायब। कहने का मतलब, जब आप मेथड पैरामीटर के साथ बनाओगे तो आपको कॉल करते वक्त वो पैरामीटर पास करने हैं। जब बिना मेथड पैरामीटर के बनाओगे तो कोई पैरामीटर ही पास नहीं करना। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। चलो, अब एक और चीज समझो कि हम अपने कोड को डिबग कैसे करते हैं। अगर मैं रन कर दूंगा अभी बिना डिबग किए तो देखो क्या होगा। रन कर दिया, सीधा मुझे आंसर मिल गया, पर मुझे पता नहीं चला कि कोड में एक एक लाइन कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। और डिबग करना किसी भी डेवलपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसे डिबग करना आना चाहिए, तभी वो जान पाएगा कि कोड में क्या हो रहा है। तो डिबग करने के लिए क्या करते हैं, जहां पे देखो, जहां पे भी आपको डिबग करना है, डिबग करना मतलब सिस्टम को रोक देना, डॉटनेट को रोक देना और कह देना स्टेप बाय स्टेप चल, सीधा मुझे आंसर मत दे। ये नहीं कि सीधा आंसर दे दे, मुझे स्टेप बाय स्टेप देखना है कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। उसको कहते हैं डिबग करना। डिबग करने के लिए क्या होता है, जहां पे आपको डिबग करना है, मान लो मैं चाहता हूं यहां पे कोड रुक जाए मेरा, जैसे ही कोड यहां पे आए रुक जाए, एग्जीक्यूट करने से पहले रुक जाए, तो मैं ये देखो जहां पे ये डार्क थोड़ी सी ग्रे वाली लाइन है उस पर क्लिक कर दूंगा तो ये लाल रंग का गोला गोला सा आ जाएगा और वो लाइन लाल रंग की हाईलाइटेड हो जाएगी। इसका मतलब मैंने डिबगर पॉइंट लगा दिए कि इस पॉइंट पे आके कोड मेरा रुक जाएगा, सीधा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो ये देखो यहां पे आके रुक गया। अब मैं एक एक लाइन चेक करूंगा कि इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले अभी येलो लाइन है इसके ऊपर, येलो का मतलब होता है ये लाइन एग्जीक्यूट होगी नेक्स्ट। अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, अभी ये नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। बड़ा ध्यान से समझना, अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इसीलिए ओबीजे मेथड एक्स में नल पड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है आपको, F10 बटन दबाना है। अगर आपका नया लैपटॉप है तो फंक्शन प्लस F10, नए लैपटॉप में F10 बटन फंक्शन के साथ यूज करते हैं, तो फंक्शन प्लस F10। अगर पुराना लैपटॉप है जहां पे F10 के लिए फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे सिंपल F10 दबाना है आपको। मतलब F10 दबा के नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे। अब देखो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, पिछली वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, एग्जीक्यूट हो गई तो अब देखो नल नहीं पड़ा हुआ, अब एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और बता रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट इस मेथड एग्जांपल का हूं। सही बात है भाई, इसी का है। अब मुझे क्या करना है, टेस्ट मेथड के अंदर घुसना है। अगर F10 करूंगा तो ये इस लाइन पे आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मुझे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं करना, टेस्ट मेथड के अंदर घुसना है मुझे। अंदर घुसने का मतलब यहां पे आना है मुझे। यहां पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, F11। अगर किसी मेथड के अंदर घुसना है तो F11 डिबग करते वक्त, और अगर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है, किसी मेथड के अंदर नहीं घुसना, तो F10। दो बटन याद रखने हैं। मैं F11 कर रहा हूं जिससे मैं इसके अंदर घुस जाऊं। अब इसके अंदर घुस गया तो देखो इसके अंदर आ गया। अब यहां पे चेक करूंगा क्या हो रहा है। अब यहां पे तो अंदर नहीं घुसना, F10। F10 किया तो ये प्रिंट हो चुका होगा। अगर यहां पे खोल के देखूंगा तो ये प्रिंट हो चुका है।
अब दोबारा से F10 करूंगा तो बाहर आ जाऊंगा यहां पे। अब टेस्ट मेथड अब एग्जीक्यूट हो गया, तो F10 करूंगा तो अब ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब दोबारा से सम के अंदर घुसना है तो F11 में चेक करूंगा, नंबर 1 में 20 पास किया था तो 20 आ गया, नंबर 2 में 40 पास किया था तो 40 आ गया। अब फिर से F10, रिजल्ट में अभी क्या पड़ा हुआ है, 0। क्यों? क्योंकि इसने अभी सम किया नहीं, अभी येलो लाइन है इसके ऊपर, येलो लाइन है मतलब नेक्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, अभी हुई नहीं है, तो अभी तो 0 है क्योंकि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। जैसे ही F10 करूंगा रिजल्ट में क्या आ गया, 20 + 40 60। फिर F10 करूंगा तो रिजल्ट प्रिंट हो गया। अब F10 करूंगा तो कंसोल डॉट रीड लाइन भी आ गया और हमारा ये रिजल्ट यहाँ पे दोनों प्रिंट हो चुका होगा। तो क्या आपको समझ में आया कैसे डिबग करना है कोड को, कैसे एक एक लाइन कोड का समझना है कि क्या हो रहा है, या कोई डाउट है, दिक्कत है तो पूछो। हाँ सर, समझ आ गया। बताओ, F10 का मतलब सेम कोड में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, लेकिन दूसरे किसी मेथड के अंदर जाना है या दूसरी क्लास के अंदर जाना है तो F11। क्लियर? F11। यस सर। ठीक है, एक सेकेंड अभी आपको होल्ड करना पड़ेगा, मेरी वाइफ की कॉल आ रहा है। ओके सर। हाँ जी तनुश्री, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो डिबग करना समझ गए। अब आपको जो भी कोड करोगे, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आपको डिबग करना है। याद रखो, डिबग करना इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ डेवलपर। जो डिबग कर पाता है वही कोड कर पाता है, जो डिबग नहीं कर पाता वो कोड नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि दुनिया का कितना भी होशियार से होशियार आदमी हो, आइंस्टाइन खुद भी आ जाए अगर कोड करने, तो कोई भी इंसान कोड बिना डिबग किए समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने 1000 लाइन का कोड लिख दिया है मान लो। अब उसके बाद आपको किसी दूसरे बंदा, मैं कंपनी छोड़ के चला गया, मैंने वो कोड आपको दिया, तो कोड पढ़ के नहीं समझ में आता। ये तो अभी सम का है तो आपको समझ में आ जा रहा है, पर जब डिफिकल्ट कोड होते हैं तो वो पढ़ के समझ में नहीं आएंगे। आपको डिबग करके एक एक स्टेप देखना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है। तो इस तरह से डिबग करना एक डेवलपर की सबसे बड़ी खासियत है। तो हर क्वेश्चन अब जब आप करोगे तो उसे डिबग करके भी देखना है। क्लियर? ओके सर, क्लियर। अच्छा, डिबग की कुछ और खास बात बता दूं, कि जैसे यहां पे आ गए, अब आपका मन है नहीं यार डिबग नहीं करना, मुझे सीधा रिजल्ट देखना है, तो आप F10 मत करो, सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, तो रिजल्ट भी आ जाएगा। तो डिबग करने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टक हो गए, आप छोड़ भी सकते हो डिबग को, और आप मल्टीपल डिबगर भी लगा सकते हो, कि मान लो एक मैंने यहां लगाया है और एक इस मेथड पे लगा लगा दिया, ऊपर वाले पे नहीं लगाया।
तो अब देखो क्या होगा, यहां पे आया, अब मैं कह रहा हूं कंटिन्यू, तो सीधा दूसरा, जहां पे दूसरा डिबगर लगा होगा वहां पहुंच जाएगा। ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, यहां पे पहुंच गया। अब यहां पे भी कंटिन्यू कर दूंगा तो दोनों प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया कि मल्टीपल डिबगर भी लगा सकते हो, और जब एक डिबगर से सीधा दूसरे डिबगर पे पहुंचना हो या सीधा रन करना हो तो कंटिन्यू दबा दो। अगर स्टेप बाय स्टेप समझना हो तो F10 या फिर F11। क्लियर है, कोई डाउट? यस सर, क्लियर। अब मान लो आपने अपने प्रोजेक्ट में बहुत सारे डिबगर लगा दिए, आप चाहते हो यार इस बार डिबगर ना आए, अगली बार आए, तो आप क्या करोगे, आप इस डिबग पे जाओगे और ये देखो डिसेबल कर दोगे। अगर मैंने डिसेबल कर दिया डिबगर, तो ये देखो डिबगर नहीं हिट करेगा। फिर कल को लगता है अब मुझे दोबारा इनेबल करना है, तो डिबग पे जाओ और दोबारा से इनेबल कर लो। और अगर डिलीट करना है तो उसी पे दोबारा क्लिक कर दो, डिबगर हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसी डिबग जहां पे क्लिक किया है वहीं पे दोबारा कर दोगे तो हट जाएगा, और फिर कर दोगे तो लग जाएगा। और आप चाहते हो सारे के सारे डिबगर डिलीट हो जाएं, तो लिखो, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट ऑल ब्रेक पॉइंट, डिबग पे जाओ, डिलीट। पहला क्या था, डिसेबल था, कि भाई डिसेबल हो जाएगा, बाद में आप इनेबल कर सकते हो। पर ये क्या है, डिलीट, कि अगर आप चाहते हो नहीं अब सारे डिबगर डिलीट कर दो, तो डिलीट कर दोगे तो सब डिलीट हो जाएगा। पूछेगा कि भाई सारे डिलीट कर दे रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि यार मुझे वापस चाहिए। तो हम कह रहे हैं हाँ हाँ कर दे, तो कर दिया। आप चाहो तो दोबारा लगा लो। तो डिलीट कब करते हैं, बेसिकली जब मान लो आपने एक प्रोजेक्ट है उसमें 50 फाइलों में आपने डिबगर लगा रखा है समझने के लिए। अब आप समझ गए तो आप क्या कहोगे, सब डिलीट कर दे, मैं समझ गया हूं, मुझे रन करके कोड देखना है। क्लियर है, कोई डाउट? यस सर, क्लियर। क्लियर, राइट। आप पढ़ते हैं अगला मेथड। अब आ गया, तो आगे हमारा ये से हटा देते हैं। ठीक है, अब आ गया हमारा एक और मेथड। ये क्या था, मेथड विद पैरामीटर था। पर अभी तक देखो इसमें भी वॉइड है, इसमें भी वॉइड है। अब मैं कुछ रिटर्न टाइप लूंगा, इंटीजर टाइप का रिटर्न लिया मैंने, कि ये मेथड मुझे इंटीजर रिटर्न करेगा। सम टू लिख दिया इसका नाम, सेकंड सम। आप देखो जब कोई रिटर्न करेगा, पहले तो मैं ये लिख रहा हूं इंट रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2। अब जब मैंने बोला है कि मुझे इंटीजर रिटर्न कराना है, तो आपको रिटर्न रिजल्ट, ये कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कराना मस्ट है। अगर मैंने अपने मेथड में बोला है कि मुझे रिटर्न करना है, तो आपको ये रिटर्न कीवर्ड लगा के एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, रिटर्न कराना मस्ट है। और सिर्फ इंटीजर रिटर्न करा सकते हो। अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग कराने की कोशिश की तो वो भड़क जाएगा, कहेगा भाई आपने बोला है रिटर्न कराओगे इंटीजर और यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करा रहे हो, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। तो जो बोला है अपनी बात पे खड़े रहो और इंटीजर ही रिटर्न करो। अगर ये मेथड स्ट्रिंग वाला होता, अगर स्ट्रिंग वाला होता, कहां गया, और मान लो दो स्ट्रिंग ली मैंने, val1 val2, तो मैंने रिजल्ट में क्या कर दिया, val1 val2 को दोनों को कॉन्कैटिनेट। इसे क्या बोलते हैं, कॉन्कैटिनेट, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ के लिखना। जैसे तनुश्री प्लस, अगर मैंने ये लिखा ना तनुश्री प्लस अग्रवाल, कुछ भी लिख दो, अग्रवाल, अग्रवाल, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, रिजल्ट में आ जाएगा दोनों जुड़ जाएगा, तनुश्री, ऐसे ऐसे आ जाएगा रिजल्ट में। तो दो स्ट्रिंग के बीच में अगर प्लस करते हैं तो वो दोनों स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाती है। पर यहां पे क्या समझा रहा हूं मैं, कि अगर मैंने बोला है रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है,
तो आपको स्ट्रिंग टाइप का ही डाटा रिटर्न कराना है। अगर इंटीजर बोला है तो इंटीजर टाइप का डाटा रिटर्न कराना है। मतलब जिस भी रिटर्न टाइप का आप वैल्यू लोगे उसी टाइप का डाटा आपको रिटर्न कराना है। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर, आ रही समझ। बताओ तनुश्री। यस सर। सर अगर फ्लोट होगा तो फिर फ्लोट टाइप का रिटर्न कराएंगे। करेक्ट, अगर फ्लोट होगा तो फ्लोट, डेट टाइम होगा तो डेट टाइम, बूल होगा तो बूल, जिस भी टाइप का डाटा हो उसी टाइप की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करानी है। इसका एग्जांपल समझो कि ये प्रॉपर एग्जांपल है कि आप एक बनिए की दुकान पे गए, आपने उसको पैसे दिए, उसने आपके बदले में उसके बदले में दाल दी, सब्जी दी, बिस्कुट दिया, कुछ दिया। तो यहाँ पे पैसे को समझ लो पैरामीटर, कि आपने पैरामीटर दिया, इसने उस पैरामीटर को जोड़ के रिटर्न कर दिया। तो रियल टाइम एग्जांपल कैसे है कि आप दुकान पे जाते हो, कुछ आप सामान पैसा देते हो, कुछ उसके बदले में सामान लेते हो। तो जो पैसा दे रहे हो वो पैरामीटर हो गया, जो सामान ले रहे हो वो रिटर्न टाइप हो गया। क्लियर है? यस कोई डाउट? सर। यस सर, क्लियर है। अब इसे भी कॉल करके देख लेते हैं। सम टू। अच्छा, अब अगर बनिया आपको बिस्कुट रिटर्न करता है तो आपको अपना हाथ आगे करके बिस्कुट लेना भी पड़ेगा ना। अगर उसने यस सर। रिटर्न कर दिया, आपने लिया ही नहीं, तब तो आपके पास बिस्कुट नहीं आएगा, राइट? अगर यस आप सर। कोई सामान लेने जाते हो, आपने पैसा दिया, उसने तो कोई दाल दी या चावल दिया, तो आपको पकड़ लेना भी तो होगा, पकड़ना भी तो होगा। अगर आपने पकड़ा ही नहीं तब तो आपके पास आया ही नहीं। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? यस उसी सर। तरह से यहाँ पे जब आप कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, ये सम टू एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसको यहाँ पे पकड़ना भी पड़ेगा। तो रिजल्ट के अंदर जो भी सम टू रिटर्न करेगा वो सेव हो जाएगा। बात समझ में आई कि भाई ये बनिए की दुकान पे गए, हमने कहा 2 नंबर का सम कर दो, उसने सम किया, सम करके रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न किया तो करो उसे रिजल्ट में मैंने सेव कर लिया। मतलब अगर सर रिजल्ट में, रिजल्ट के अंदर वैल्यू आ गई सम टू की। करेक्ट, 50 + 50 इसकी वैल्यू आ 100। जाएगी। कहने का मतलब जो भी यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो वो आ जाएगा। और रिटर्न क्या कर रहे हैं? num1 + num2 कर रहे हैं। सिमिलरली स्ट्रिंग के अंदर क्या सेव करा लिया? तो स्ट्रिंग दे दी और वो जो उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसे सेव करा लेंगे। अब लगाते हैं यहाँ पे डिबगर, ऊपर का तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है, तो सीधा सम टू पे लगाएंगे डिबगर यहाँ पे। आ गया, F11 करेंगे, अंदर गए, num1 में आ गया 50, num2 में आ गया 50, रिजल्ट में है 0 क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अभी क्या आ जाएगा? अभी भी 0 रहेगा क्योंकि अभी येलो पे गया है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जब येलो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है तो एग्जीक्यूट होता है। F10 अब एग्जीक्यूट हो गया, अब रिजल्ट में आ गया 100 और उसने वही रिजल्ट रिटर्न कर दिया। और ये रिटर्न रिजल्ट हमने इस रिजल्ट पे सेव करा लिया 100। मैंने इसका कहीं इस्तेमाल नहीं किया, वरना चाहूं तो प्रिंट करा लूं या जो करना है वो कर लूं। फिलहाल मैंने बस रिजल्ट में दिखा दिया आपको कि 100 है, जो भी रिजल्ट आया वो सेव हो गया। सिमिलरली अभी कॉन्टैक्ट डाटा में नल पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही F11 करेंगे दोनों स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट होगी। रिजल्ट में क्या आ गया? तनुश्री अग्रवाल, उसने उसी रिजल्ट को रिटर्न कर दिया और कॉन्कैट डाटा में हमने रिजल्ट देखा तो तनुश्री अग्रवाल अब आ गया। यस सर। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। हमने प्रिंट नहीं कराया, इसलिए यहाँ पे प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि हमने प्रिंट कराया ही नहीं तो कहां से हो जाएगा। यस सर। चाहो तो आप प्रिंट करा लो कौन सा डॉट राइट लाइन से? कंसोल डॉट राइट लाइन से, बिल्कुल। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको प्रिंट कराना है, कहीं और पे यूज करना है, वो सब कर सकते हो। ओके सर। अब आप और मेथड बना लेते हैं, मेथड विद एरे एज पैरामीटर। चलो इंटीजर ही ले लेता हूँ, इंटीजर
मान लो ये एक मेथड है जो कि पैरामीटर में एरे ले रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एरे में मान लो 5 वैल्यू, जितनी भी वैल्यू आएंगी उन सबका सम कराना है। तो क्या करूंगा, ये क्वेश्चन तो हमने करा हुआ है ऑलरेडी। ऐसे ही करते थे कि भाई बाहर रिजल्ट ले लिया, एक एक वैल्यू एरे में से निकाली और उसको रिजल्ट में सम कर दिया। यस सर। सर इसमें आपने फॉर ईच लूप यूज किया है। इसमें मैंने फॉर ईच किया, आप फॉर लूप से भी कर सकते हो, किसी भी लूप से कर सकते हो, आपके हाथ में। बट रिजल्ट क्या करना है, रिजल्ट बाहर लेना है, एक एक वैल्यू निकालनी है और सम कर देना है, एंड में उसी रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा। इस तरह के मेथड को कॉल करना है तो कैसे करना पड़ेगा, लास्ट में तो रिजल्ट ही आएगा। तो इंटीजर में मैंने ले लिया रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट ऑलरेडी डिफाइन है ऊपर, तो नाम कुछ चेंज कर देते हैं, रिजल्ट एरे कर देते हैं। ओबीजे मेथड एक्स डॉट सम एरे। अब मुझे अंदर क्या पास करना पड़ेगा, एरे, एक एरे पास करना है। तो एरे पास करने का तरीका क्या है, या तो मैं, एक तरीका क्या है कि मैं एक एरे बनाऊं यहां पे, ऐसे बनाते हैं ना एरे, ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब दो तरीके बताए थे मैंने आपको, एक ऐसा, एक एक अलग अलग लाइन में, पर दोनों में से कुछ भी तरीका बनाओ, बस आपको इस एरे का जो भी नाम है ये पास कर देना है। पास हो गया। अब यहाँ पे डिविजन लगा देंगे, चेक कर लेंगे, उस एरे को एक एक को सम करेगा और रिजल्ट हमारा रिटर्न कर देगा। देखो एक एक वैल्यू गई, सम हो रहा है 3 4 5 आ गया, रिजल्ट में क्या आ गया, सबको सम करके जो भी रिजल्ट आया 100 आ रहा है सबका सम, वो इसने रिटर्न कर दिया। चेक कर लो, 10 प्लस 20 30 प्लस 30 60 प्लस 40 100, तो 100 रिटर्न कर दिया, 100 यहाँ पे आ गया। यस सर। तो कहने का मतलब पैरामीटर में ऐसा नहीं है कि हम एरे नहीं ले सकते, एरे भी ले सकते हैं। वैसे ही रिटर्न टाइप में भी एरे ले सकते हैं, पर ये आपका होमवर्क है कि आपको रिटर्न टाइप में ये आपको बनाना है, रिटर्न टाइप एज एरे। ठीक है, सेम ऐसे होगा जैसे पैरामीटर है, वैसे रिटर्न टाइप में एरे आ जाएगा। यहाँ पे हम अभी इंटीजर में सेव करा रहे हैं, वहां पे एरे में सेव करा लेंगे। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? यस सर। चलो, बस फिर आज के लिए इतना ही है। अब कल पढ़ेंगे कल मतलब नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज के बारे में, कि प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसके क्या क्या फीचर्स। अच्छा, अभी एरे की एक और चीज सॉरी मेथड की एक और चीज बची है, पहले वो पढ़ेंगे, फिर वो पढ़ेंगे हम कि पॉलीमॉर्फिज्म का एक कंसेप्ट होता है ऊप्स में, उसमें मेथड ओवरलोडिंग आती है, वो पढ़ेंगे, एंड देन मेथड ओवरलोडिंग के बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है सर। ओके, ऑलराइट, ओके कीप सर। प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। Okay.